रीबर्थ ऑफ एन अनवांटेड वाइफी एपिसोड 3। अक्षत रूम में पहुंचा और जैसे ही वो क्लोजेट रूम में गया तो देखा नव्या टॉवल पकड़े हुए बाथरूम में जाने वाली थी कि अक्षत ने उसे पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, पहले मैं नहाऊंगा। ये कहते हुए वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया तो नव्या उसे देख हंस दी और अब क्लोजेट रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अक्षत नहाकर बाहर निकला और रूम में आया। उसने आइस ब्लू कलर का 2 पीस सूट पहना हुआ था। नव्या आज उसे बदले हुए अवतार में देख बस देखती रह गई। वाकई वो फॉर्मल में बहुत हैंडसम लग रहा था। नव्या उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अपनी वॉच पहनते हुए उसने टाइम देखा तो 11 बजने को थे। ये देख उसने कहा, शिट, मैं लेट हो गया। इतना कहकर वो अब हड़बड़ाते हुए अपनी टाई बांधने की कोशिश करने लगा पर वो उसे बांध ही नहीं पा रहा था। तो उसे इस तरह हड़बड़ाते देख नव्या आगे आई और उसके पास खड़े होकर उसने उसके हाथ से टाई लेकर अक्षत के गले में बांधते हुए नव्या ने कहा, इस तरह हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आप अपने खुद के ऑफिस में जा रहे हैं। इस पर अक्षत ने नव्या से कहा, अरे तुम जानती नहीं हो मेरे बाप को, धमकी दी है मुझे। नव्या ने अक्षत की बात सुन उसको टोकते हुए कहा, ये किस तरह से बोल रहे हैं आप अपने पापा के बारे में? अक्षत ने नव्या की बात सुन बेफिक्री से कहा, सही बोल रहा हूं, तुम कुछ नहीं जानती उनके बारे में, पूरे जल्लाद है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरे कार्ड ब्लॉक कर देंगे, और देखना, अब तो पक्का करेंगे, क्योंकि मैं लेट हो गया हूं। नव्या ने अक्षत की टाई बांधने के बाद धीरे से कहा, कुछ नहीं करेंगे। अक्षत ने टाई बंधने के बाद खुद को एक बार मिरर में देखते हुए कहा, देखते हैं, चलो बाय, आता हूं। इतना कहकर अक्षत ने झुककर नव्या के सिर को चूमा और वो अब वहां से चला गया तो नव्या जाते जाते की हुई उसकी हरकत पर हैरान हो अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने धीरे से अपने सिर को छुआ, जहां पर अक्षत ने अभी अभी अपने होठों से उसे छुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। आज तक स्कूल हो या कॉलेज हो, उसे लड़के जो उसके दोस्त हुआ करते थे अगर गलती या जानबूझकर छूते थे तो उसे उनका छूना भी पसंद नहीं था। और नील, वो तो उसका बॉयफ्रेंड था, फिर भी वो उसे अपना हाथ तक नहीं छूने दिया करती। और यहाँ अक्षत उसे तो वो रोक ही नहीं पा रही थी। उसने उसे सबके सामने किस किया तब भी वो कुछ नहीं कह पाई और ना आज कुछ कह पाए। इधर अक्षत अपनी कार में बैठ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एहसास तो उसे भी था कि वो क्या करके आया था, पर उसने नव्या के सामने जाहिर नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अलका गुस्से से लाल होती हुई अपने रूम में पहुंची जहां पर रक्षित ऑफिस जाने के लिए रेडी था कि तभी अलका ने गुस्से में कहा, डैड को रोक नहीं सकते थे। दादाजी ने पहले ही अपना सब कुछ आशु के नाम कर दिया है और अब डैड को भी चैन नहीं है। ये कंपनी आपकी मेहनत है, आशु क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करेगा? रक्षित ने अलका के पास जा उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अच्छे से जानता हूं कि ये कंपनी मेरी मेहनत से है और इस कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आशु तो क्या, खुद डैड को भी मैं इस कंपनी पर नजर डालने नहीं दूंगा। अलका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और कोई जरूरत नहीं है आशु को ऑफिस में ज्यादा ज्ञान देने की। आपको भी तो शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं बताया था, सब आपने मेहनत कर सीखा। रक्षित ने अलका की बात सुन उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, अरे मेरी जाने मन, क्यों इतना भड़क रही हो? मैं आशु को कुछ नहीं बताने वाला, पागल थोड़ी हूं जो उसे सब बताकर कंपनी का बॉस बनने के लिए तैयार करूं। तुम तो बस देखती जाओ मैं कैसे आशु की ऑफिस से छुट्टी करवाता हूं। रक्षित की बात सुनकर अलका खुश हो गई और वो जल्दी से उसके गले से लग गई। शाम के समय कॉलेज से निकलते समय नव्या का किसी ने हाथ पकड़ उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। नव्या ने पलटकर देखा तो ये नील था जो उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो उसके थोड़ा और नजदीक आया और उसने नव्या को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर रही? नव्या ने नील से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नील, हाथ छोड़ो मेरा, और मैंने कहा ना कि अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। नील ने नव्या की बात सुन थोड़े गुस्से में पूछा, क्यों? तो नव्या ने कहा, क्यों क्या? नील, अब मेरी शादी हो चुकी है, इस तरह से तुम्हारे साथ घूमना क्या ये सही है? और लोग क्या कहेंगे? चलो लोगों की छोड़ो, मुझे खुद को इस तरह से शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए साफ साफ कह रही हूं कि जब तक मैं इस शादी में हूं, इस रिश्ते में हूं, मैं इसकी पवित्रता को भंग नहीं करूंगी। नव्या की बात सुन नील ने चिढ़ से भरकर नव्या से कहा, बकवास बंद करो अपनी, और किस शादी की बात कर रही हो जो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तो और 6 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म हो जाएगी। नव्या ने नील की बात सुन उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा कि तभी नील ने गुस्से में कहा,
सच कहूं तो नव्या, मुझे लगता है कि उस महल में ऐशो आराम से रहते रहते तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, इसी वजह से तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो, है ना? तो नव्या ने कहा, जो तुम्हें सोचना है सोच लो, पर सच यह नहीं है और जो सच है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। नव्या ने अभी इतना कहा ही था कि किसी ने अचानक से उनके बीच आ उन दोनों के हाथों को छुड़ाया तो नव्या ने पलट कर देखा, ये और कोई नहीं अक्षत था, जो कि शायद सीधे ऑफिस से यहाँ कॉलेज चला आया था। नव्या ने उसे देख कुछ कहना चाहा था कि वो उसे गुस्से में अपने साथ अपनी कार तक खींच कर ले गया। नव्या ने उसे रोकना चाहा मगर वो नहीं रुका और अगले ही पल कार के पास पहुंच उसने नव्या को कार में अंदर बैठाया और अब खुद भी गुस्से में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा था कि नव्या ने धीरे से कहा, आप कि तभी वो गुस्से में चिल्लाया, एक वर्ड नहीं नव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नील से दोबारा मिलने की? क्या कहा था तुमने रात में कि तुम नील से फिर कभी नहीं मिलोगी? तो फिर ये सब क्या था? नव्या अक्षत की बात सुन हैरान नजरों से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रात में नशे में होने के बाद भी उसे आज सब याद था। नव्या ने अक्षत को देख धीरे से कहा, मैं नील से नहीं मिली थी। इस पर अक्षत ने गुस्से में उससे सवाल पूछा, तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों भंवरे की तरह मंडरा रहा था? अक्षत के भड़कने पर नव्या सहम गई और पीछे हटने की कोशिश की तो कार के डोर से टकरा कर थम गई। उसने अपनी भरी हुई आंखों से अक्षत को देख सिसकते हुए कहा, आप होते कौन हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मेरी मर्जी मैं किसी से भी मिलूं। आप तो वैसे भी मुझे छोड़ देंगे ना 6 महीने बाद, तो आपको मुझसे मतलब नहीं रखना चाहिए। ये कहते हुए नव्या ने अक्षत की आंखों में देखा तो अक्षत ने अगले ही पल उसे अपने पास खींचते हुए कहा, वो 6 महीने के बाद की बात है, पर अभी के लिए तो तुम मेरी बीवी हो। मेरी हो तो मेरी बनकर रहो ना। क्यों नील से मिलना है तुम्हें? क्यों उसे अपना हाथ पकड़ने देती हो? इतना कहकर अक्षत ने गुस्से में नव्या को झटक दिया। उसका सीट बेल्ट लगा, खुद भी सीट बेल्ट लगाया और बस कार स्टार्ट कर एक स्पीड के साथ वहां से निकल गया। दोनों कुछ ही देर में घर पहुंचे तो अक्षत बेहद गुस्से में था और वो सीधा गुस्से में ही सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नव्या धीरे से उसके पीछे पीछे चलकर जा रही थी। इधर शाम की चाय पीने के लिए लिविंग हॉल में बैठे दादाजी ने उन दोनों को देखा तो नव्या को आवाज देते हुए कहा, अरे नव्या बेटा, आ गई तुम। नव्या ने उनकी आवाज सुनकर मुड़कर उनकी तरफ देख धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी दादाजी। तो दादाजी ने उसे अपने हाथ से इशारा कर अपने पास बुलाया। नव्या धीरे से चलकर उनके पास गई तो उन्होंने उसके उदास होते चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? नव्या ने एक नजर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख दादाजी से कहा, दादाजी, आपको लगता है कि आपका पोता कुछ ठीक होने दे सकता है? हमेशा हमेशा मुझसे अकड़ दिखाकर बात करते हैं और गुस्सा गुस्सा तो हमेशा उनकी नाक पर ही बैठा रहता है। अपना सारा का सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। अक्षत के दादाजी नव्या की शिकायतें सुन मुस्कुराए और उन्होंने नव्या से कहा, मानता हूं थोड़ा स्वभाव से चिड़चिड़ा है और लोगों के समझ इतनी जल्दी से नहीं आता, मगर इसमें गलती उसकी नहीं है। अपनों के बीच अपनों के साथ कैसे रहना है ये उसने जाना ही कब छोटा था, यही कोई 12-13 साल का, तब उसकी शरारतों से परेशान होकर मेरे बेटे ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और बड़ा हुआ तो ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। माँ बाप का प्यार बचपन से मिला ही नहीं तो वो प्यार के बोल किसी से क्या बोलेगा। दूर जाकर सबसे कटा कटा सा रहने लगा और चिड़चिड़ा भी हो गया। नव्या ने ये सुन दादाजी के पास बैठते हुए पूछा, पर आपसे तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उससे खुलकर बातें करने वालों में से एक मैं ही तो था, या कह लो कि उसकी अच्छी बुरी बातें सब सुनने के लिए सिर्फ मैं था, इसलिए उसने भी गुजरते सालों के साथ सबको पीछे छोड़ बस मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया। सच तो ये है कि मेरा बेटा एक अच्छा बिजनेसमैन है पर एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और यही मेरी बहू के साथ है, इसलिए आज ये घर लोगों से भरा होने के बाद भी खाली है और काटने को दौड़ता है। दादाजी की बातें सुनकर नव्या को भी अब उनकी आवाज में आए बदलाव को सुन महसूस हुआ कि वो ये सब बताते हुए कितने दुखी हैं। नव्या दादाजी को देख कुछ कहने ही वाली थी कि वहां पर अक्षत की मॉम आई और उन्होंने नव्या को दादाजी के पास बैठे देख तंज कसते हुए नव्या से कहा, वैसे लड़की, तुम्हारा ये तारिका भी निराला है। घर के मर्दों को तुम अच्छे से बहला फुसलाकर अपनी बातों में लेती हो, अब इनके क्या कान भर रही हो? नव्या ने ये सुन जल्दी से खड़े होकर कहा, ऐसा नहीं है मैडम, मैं बस दादाजी से। तो अक्षत की मॉम ने नव्या को अपना हाथ दिखा उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बस,
मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनाई है, जाओ यहां से। नव्या उनकी बातों से दुखी हो अपना बैग उठाकर वहां से चली गई तो दादाजी ने मिसेस ओबरॉय से कहा, तुम्हें क्या मिल जाता है उस बच्ची को दुखी कर, क्यों पीछे पड़ी हो उसके? वो अलका की तरह तुम्हारी चापलूसी नहीं करती, इसलिए उससे ऐसा बर्ताव करती हो ना? इस पर मिसेस ओबरॉय ने कहा, बस करे पापा, अब आप शुरू मत होइए। ये कहते हुए वो वहां से चली गई तो दादाजी अपना सिर हिलाते हुए उठकर वहां से चले गए। इधर नव्या ने रूम में आकर अपना बैग साइड में पटकते हुए गुस्से में कहा, पहले बेटा सुनाता है और फिर माँ। हे भगवान, क्या मैं सबकी सुनने के लिए ही इस दुनिया में आई हूँ? तभी नव्या का फोन बजा तो नव्या ने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा। कॉल उसकी माँ का था, जो कि रोज की तरह उसका हाल चाल पूछने के लिए था। वो फोन पर अपनी माँ से बात करने में लग गई। डिनर करने के बाद नव्या रूम में आए तो एक बार फिर उसका फोन बजने लगा। रावी का नाम स्क्रीन पर देखकर नव्या ने टाइम देखा तो रात के 9 बजे बजने वाले थे और इस वक्त रावी उसे फोन कॉल नहीं करती थी, तो नव्या ने इम्पोर्टेंट कॉल समझ तुरंत ही उसका फोन रिसीव कर लिया और उसने फोन अपने कान से लगाते हुए कहा, हाँ रावी, क्या हुआ? दूसरी तरफ से रावी की आवाज आए, कुछ नहीं, बस तुझे याद दिलाना था कि कल इंटर्नशिप के लिए काफी सारी कंपनियां आ रही हैं, तो उसके लिए तैयार है ना तू? क्योंकि अब हमें भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा, हमारा भी तो फाइनल ईयर है। रावी की बात सुनकर नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, सब चीजों के लिए, क्योंकि 1 महीने की इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और यह पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर में हमारे काम आएगी। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी अक्षत भी बाथरूम से बाहर निकला। वो टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। पता नहीं आज वो उनकी बहस होने के बाद से गुस्से में कहाँ चला गया था, जो वो घर अब वापस आया था। नव्या का ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं था, वह बात करने में ही बिजी थी, इसलिए उसने अक्षत के आने पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। लेकिन अक्षत वहीं पर रुककर उसकी बातें सुनने लगा। अक्षत ने नव्या और रावी की बातों को सुनते हुए हो अपने बाल पोंछकर टॉवल वही बेड पर फेंक दिया और फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगा। कुछ देर बाद रावी से बात खत्म करके नव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फोन साइड में रख दिया कि तभी उसकी नजर अक्षत और फिर बेड पर पड़ी उस टॉवल पर पड़ी तो उसने चिढ़कर खुद में ही फुसफुसाते हुए कहा, हमेशा टॉवल को यूं ही फेंकते हैं। अक्षत ने उसको बड़बड़ाते हुए सुन उससे पूछा, कुछ कहा तुमने? नव्या ने अक्षत से मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा, मैं और आपसे कुछ कहूंगी? बिल्कुल भी नहीं, और मेरे कहने ना कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा? आप कौन सा सुनने वाले हैं? नव्या को मुंह फेरे खड़ा देख अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और चलकर नव्या के पास जा उसने नव्या को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, गुस्सा हो क्या? नव्या ने मासूमियत से पूछा, क्या आपको फर्क पड़ने वाला है? अक्षत ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद नहीं। तो नव्या ने चिढ़कर कहा, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये कहते हुए नव्या अब वहां से जाने लगी थी कि तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। नव्या ने पलट कर देखा था कि अगले ही पल अक्षत ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने गले से लगा लिया। नव्या उसकी इस हरकत पर थोड़ी हैरान हो गई और उसने अब अक्षत को दूर करने की कोशिश की तो अक्षत ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हम हस्बैंड वाइफ हैं नव्या, हम दोनों एक दूसरे के गले लग सकते हैं। नव्या उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए ठहर गई तो अक्षत ने उसके गले लगे हुए ही उसके सिर को चूमा तो नव्या ने अब उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, अक्षत छोड़िए मुझे। अक्षत ने उसकी बात सुन उसे छोड़ा तो नव्या जल्दी से दूर हट गई और उसने गुस्से में कहा, कैसा हस्बैंड, जिसके के लिए शादी बस एक मजाक है। आज मुझसे तो कल फिर किसी और से और फिर परसों किसी और से। नव्या की बात सुन अक्षत उसे घूरने लगा तो नव्या ने उसे देख गुस्से में कहा, नील से मिलने मैं नहीं, वो खुद आया था और आए भी क्यों ना। वो मुझसे प्यार करता है, मुझे अपना मानता है। और नव्या आगे और भी कुछ बोल पाती उससे पहले अक्षत ने नव्या को गुस्से में अपने पास खींच उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तब कहाँ था तुम्हारा नील जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से करवा रहे थे? उस वक्त मैं आया था तुम्हें बचाने। अगर उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र होती तो पहले वो तुम्हारी जिंदगी बचाता। अपनी जिंदगी जी चुकी अपनी दादी के पास नहीं पहुंचता। उन्हें आज ना कल तो मरना ही है। कम से कम तुम्हारे बारे में इतना तो सोचता कि तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो सकती थी। इसलिए बंद करो उसके प्यार का बखान करना। कोई प्यार व्यार नहीं है उसे तुमसे। अक्षत ने ये सब कहने के बाद नव्या को छोड़ा तो उसकी आंखों में नमी बनाई, जिसे देख अक्षत ने अपनी आंखें भींच अपना सिर पकड़ लिया।
इतना तेज चिल्लाने और गुस्सा करने के कारण उसके शरीर का तापमान भी बढ़ चुका था। ऐसे में उसने अपनी टी शर्ट निकालकर फेंक दी और फिर रूम की लाइट ऑफ कर नव्या के पास आया तो नव्या उसे अपने करीब पाकर 2 कदम पीछे हटी, मगर अक्षत ने जल्दी ही उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में उसकी भीगी हुई आंखों में देखते हुए कहा, रोना बंद करो, मुझे रोने वाली कमजोर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर नव्या ने सिसकते हुए कहा, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं ही आपको पसंद नहीं, और हाँ मैं कमजोर तो बिल्कुल नहीं हूं, पर फिलहाल हो गई हूं। आपने, नील ने, मुझे पागल कर दिया है। नव्या की बात सुन अक्षत ने उसके चेहरे को अब अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को पोंछ धीरे से कहा, शशिश, मैंने कहा ना रोना बंद करो। पर नव्या वो फिर भी हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। उसे अब सिर में दर्द होने लगा था, ये सोच सोचकर कि उसके साथ सब हो क्या रहा है। इधर अक्षत को उसे इस तरह देख अपने दिल में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि उन दोनों लड़कों के बीच नव्या अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके हाले दिल को ना तो नील समझना चाहता था और ना ही अक्षत, पर आज उसे इस तरह देख अक्षत को कुछ डूबता हुआ सा महसूस हुआ। नव्या के फूले फूले गालों को उसने एक बार फिर अपने हाथों में भर अब उसके होठों पर अपने होंठ रखे तो नव्या ने झट से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, मगर जैसे ही अक्षत ने अपने होठों से उसके होठों पर हरकत की तो नव्या का हाथ धीरे से उसके हाथ से फिसल नीचे हो गया। अक्षत ने नव्या के अपर लिप को सक करते हुए उसे किस करना जारी रखा। वहीं नव्या वो भी आज जैसे एक बार फिर ठंडी पड़ गई और नहीं कर पाई कुछ भी, ना उसे मना, ना खुद को पीछे खींचना। वो हिली तक नहीं और बस अपनी आंखें बंद कर अक्षत के इस प्यार भरे स्पर्श को महसूस करने लगी। अक्षत ने भी अब किसको आज डीप करना चाहा और इसी के साथ उसने नव्या के होठों को एक बार फिर खोलते हुए उसके मुंह में अपनी सांसों को घोल नव्या को गहराई से चूमना शुरू किया तो नव्या ने इस बार अपने गालों पर ठहरे अक्षत के दोनों हाथों को थाम लिया। पर वो नहीं रुका, वो तब तक नव्या को किस करता रहा जब तक नव्या की सांसें ना उखड़ने लगी। काफी देर तक किस करने के बाद अब जब नव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अक्षत ने उसे किस करना बंद किया और अगले ही पल उसके सिर से अपना सिर जोड़ अपनी बेकाबू सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वहीं नव्या, उसका चेहरा इस वक्त टमाटर की तरह बुरी तरह से लाल हो गया था और वो जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए अपनी आंखें बंद कर खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो अक्षत ने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया तो नव्या ने धीरे से रोते हुए कहा, ये आपने ठीक नहीं किया। अक्षत ने नव्या को आहिस्ता से बेड पर लिटाते हुए कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत। इस पर नव्या ने उठकर बैठते हुए कहा, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। नील भले मेरा बॉयफ्रेंड था पर उसने मुझे कभी छुआ भी नहीं। ये सुन अक्षत ने नव्या को घूर कर कहा, मैं भी किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने मुंह नहीं लगाता और ना ही मैंने भी कभी किसी ऐसी वैसी लड़की को किस किया है, सिर्फ अपनी बीवी को किया है। अक्षत की बात सुन नव्या ने हैरान होते हुए अक्षत को देखा तो अक्षत अब नव्या को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गया। नव्या ने अक्षत की कही हुई बात को सोच धीरे से उससे पूछा, इसका मतलब कि आपने मेरे अलावा कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। नव्या जैसे इस समय नील को भूल ही चुकी थी। अक्षत का यूं उसे बाहों में लेना, उसे तो अभी इसकी भी सुध ना थी। बस होश था तो इस बात का कि अक्षत ने आज तक सिर्फ उसे किस किया था। वहीं अक्षत आज उसका दिल अलग ही लय में धड़क रहा था। जो भी अभी उन दोनों के बीच हुआ, वो किस, उसने जैसे उसके अंदर खून का बहाव तेज कर दिया था। ना जाने क्या जादू सा था इस लड़की में कि उस रात की उस किस के बाद से वो बस बार बार उसके गुलाबी होठों को चूमना चाहता था, उसे छूना चाहता था। ये एहसास उसे पहले क्यों कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं हुआ। उसे हो क्या रहा था, क्यों वो अपने ही दोस्त से अब गद्दारी कर रहा था, क्यों उसका दिल बेईमान हो रहा था और वो नव्या को अपने से दूर जाने का सोचना भी नहीं चाहता था। अक्षत ने नव्या की बात सुन धीरे से कहा, कभी नहीं। इस पर नव्या ने धीरे से अपना सिर उठा उससे पूछा, पर मैंने तो सुना था कि आपकी हर महीने गर्लफ्रेंड चेंज होती थी। अक्षत ने तिरछी नजरों से नव्या को देख अब सीलिंग को देखते हुए कहा, तो क्या जरूरी है कि मैंने उन्हें किस किया हो। नव्या अक्षत की बात सुन उसे ऐसे ही सिर उठाए देखने लगी थी कि अक्षत ने अब झट से उसे एक बार फिर किस किया तो नव्या अब होश में आई और जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अक्षत से गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रहे थे, करना क्या चाहते हैं आप। तो अक्षत उसकी बात सुन हंस दिया और उसने नव्या के चिन अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ओ माय पुअर बेबी, जो होना था हो गया हम दोनों के बीच। अब क्या तुम आगे भी कुछ और करना चाहती हो, मैं रेडी हूं। अक्षत की बात सुन नव्या जल्दी से बेड से उठ खड़ी हुई
उसे होश आया कि वाकई ये अभी रूम में क्या हुआ। वो क्या कर रही थी अक्षत की बाहों में। रात में नव्या अक्षत के बार बार उसे चिढ़ाने पर जाकर बालकनी में बिस्तर डालकर सो गई। अगली सुबह नव्या रोज की ही तरह अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और अक्षत अपने ऑफिस के लिए, लेकिन अक्षत के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वह नव्या के रेडी होने का वेट करने लगा और उसने जैसे ही नव्या को बाहर निकलते देखा वह भी उसके पीछे ही बाहर आया और उसने कहा, नव्या सुनो, रुको एक मिनट। अक्षत की बात सुनकर नव्या अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने पीछे मुड़कर अक्षत की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ, आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अक्षत के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था, इसलिए नव्या के इस सवाल पर वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन तुम कॉलेज जा रही हो ना? अक्षत के इस सवाल पर नव्या ने जवाब में बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। तभी अक्षत ने कहा, हाँ तो रुको, क्या है ना, कॉलेज मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अक्षत की इस बात पर नव्या एकदम हैरान रह गई। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतने दिनों से जब वे दोनों ही कॉलेज जाते थे तब अक्षत ने कभी भी उसे साथ आने और जाने को नहीं कहा था, लेकिन आज जब ऑफिस जा रहा था तब नव्या को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। ये बात नव्या की समझ से परे थी। नव्या ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, आज ये इतनी मेहरबानी क्यों? तो अक्षत पहले तो उसे देख गड़बड़ाया और फिर उसने कुछ सोच नव्या से कहा, क्योंकि पहले की तरह आज मुझे तुमसे नफरत नहीं है। ये कहते हुए अक्षत ने नव्या की आंखों में झांका तो नव्या उसे कहे शब्दों को सुन उसे देखने लगी। वो अपनी जगह पर जड़ हो गई। वहीं अक्षत उसने ड्राइवर के कार लेकर आने पर उससे चाबी ली और अब नव्या के लिए डोर ओपन कर खड़ा हुआ तो नव्या ने उससे नजरें हटाईं और वो जल्दी से कार में बैठ गई। उसके बैठने पर अक्षत खुश हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जाकर ड्राइविंग सीट संभाली और अपना सीट बेल्ट बांधते हुए नव्या को देखा, जिसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं बल्कि एक उदासी थी। अक्षत ने यह बात नोटिस की तो उसका चेहरा उतर गया और उसने अपने मन में कहा, क्या यह मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो रही है? लेकिन क्यों? मैं इसका हस्बैंड हूं और अभी तो ऐसा कुछ किया भी नहीं मैंने। अक्षत अपने आप से सवाल करने लगा, लेकिन फिर नव्या ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपने मन में कहा, मुझे अक्षत के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों फील होता है? ऐसा तो मैंने कभी नील के साथ भी नहीं किया, जबकि अक्षत मुझे किस भी कर चुके हैं, वो भी 2-3 बार, वह भी मेरी मर्जी के बिना। मैंने फिर भी इनसे कुछ भी नहीं कहा, क्यों? और कल रात वाली किस, वो तो। नव्या ने कल रात का सोच जल्दी से अपना सिर झटक दिया। पर एक बार फिर उसका मन सवाल जवाब में उलझने लगा और उसने खुद से बात करते हुए कहा, नील अगर मुझे टच भी करता था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अक्षत, इनके छूने पर मैं चुप क्यों हूं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नव्या अपने आप से ही यह सारे सवाल कर रही थी और फिर वापस अक्षत की तरफ ही देखने लगी, जो कि कार स्टार्ट कर चुका था। नव्या कुछ देर तक उसके चेहरे की तरफ ही देखती रही और अक्षत को भी महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, इसलिए सामने देखते हुए अक्षत ने एक नज़र मुड़कर जैसे ही नव्या की तरफ देखा, नव्या तुरंत ही इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की, अपने मन में खुद से ही सवाल जवाब कर रहे थे, इसीलिए कार में इस वक्त एकदम खामोशी थी। कुछ देर बाद अक्षत ने ही बात शुरू करते हुए कहा, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। नव्या ने अक्षत की बात सुन उसे एक बार फिर थोड़ा हैरानी से देखा तो अक्षत अब सामने रोड पर देखने लगा। तभी कुछ सोच नव्या ने धीरे से कहा, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। अक्षत ने नव्या को एक नज़र देख अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए अपने दूसरे हाथ से अब नव्या के हाथ से उसका फोन लिया और फोन को ऑन करते हुए पूछा, पासवर्ड? तो नव्या ने पूछा, क्यों पूछ रहे हैं? अक्षत ने नव्या को देख सामने देखते हुए कहा, पहले बताओगी, सवाल बहुत करती हो, मत टेंशन लो, मैं तुम्हारे और नील के मैसेज नहीं पढ़ने वाला हूं। नव्या ने अक्षत की ये बात सुन चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे बात करती भी नहीं हूं। अक्षत ने नव्या की बात सुनी तो चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिलने लगी, जिसे अक्षत ने जल्द ही समेट लिया। वहीं नव्या ने खुद ही अब अपने फोन को अनलॉक कर अक्षत को वापस थमाया तो अक्षत एक बार फिर खुद को मुस्कुराने से रोक ना सका और उसने नव्या को एक नज़र देख अब मुस्कुरा कर ड्राइव करते हुए सामने देखा और अगले ही पल नव्या के फोन से अपने फोन पर कॉल किया और जैसे ही उसके फोन में नव्या का नंबर आया तो नव्या को उसका फोन वापस लौटा। अपने फोन से नव्या को कॉल करते हुए कहा, सेव कर लो इसे। नव्या ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देख अब अपने फोन में नंबर सेव किया, तब तक कॉलेज भी आ गया।
अक्षत ने कार साइड में रोकी तो नव्या ने ये देख जल्दी से अब अपना बैग थामा और सीट बेल्ट निकाल उसने डोर ओपन करना चाहा था कि अक्षत ने उसकी बाह को पकड़ नव्या को अपने पास खींचते हुए अगले ही पल नव्या के गाल पर किस करते हुए कहा, कॉल करना मत भूलना। अक्षत ने क्या कहा, नव्या को कोई होश नहीं रहा बल्कि अक्षत की हरकत पर नव्या का दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा। उसे अजीब सी गुदगुदी का एहसास हुआ और उसने एक नज़र अक्षत को देखा तो अक्षत ने कहा, अब जाओ। इस पर नव्या ने धीरे से पूछा, ये आपने अभी अभी क्या किया? तो अक्षत ने उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेट हो रही हो तुम। नव्या को ये एहसास हुआ तो उसने जल्दी से सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, अरे हाँ। इस वक्त वो बड़ी मासूम सी लग रही थी और अक्षत उसकी इसी मासूमियत को देखकर जैसे उसमें डूबता चला जा रहा था। नव्या वाकई धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर असर कर रही थी मगर उसे इस वक्त कोई होश नहीं था। वो उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई और जैसे ही वो अंदर गई कि कुछ देर बाद अक्षत को नील भी कॉलेज गेट से अंदर जाते हुए दिखा। नील को देख उसकी मुस्कुराहट पल में हवा हो गई और उसने कुछ सोच जल्दी से अपना फोन निकाल किसी को कॉल लगाया। इधर नव्या कॉलेज के अंदर आए तो वहां रावी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। नव्या को देखते ही उसने उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया और भागते हुए नव्या की तरफ आ गई। रावी को इस तरह भागकर आते हुए देखकर नव्या ने कहा, अरे यार, आराम से, क्या कर रही हो तुम? नव्या की बात के जवाब में रावी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस इतनी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे लगा शायद तुम भूल गई हो कि आज हमें जल्दी आना था। रावी की बात पर नव्या ने कहा, अरे नहीं, मुझे याद रहता है। मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूलती। वैसे तो मुझे छोटी छोटी बातें भी याद रहती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेती। चलो देखते हैं। इतना कहकर वे दोनों एक साथ सेमिनार हॉल की तरफ आ गईं क्योंकि फाइनल ईयर वालों का प्रोग्राम आज वहां पर ही होना था। उन सारे लोगों को वहां पर ही बैठना था और सारी कंपनियां एक एक करके वहां पर आने वाली थी और उन लोगों के सामने अपना ऑफर रखने वाली थी। जिसे जो ऑफर पसंद आए वो उस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता था। ये सारे रूल्स लोगों को कुछ दिनों पहले से ही समझा दिए गए थे और उन दोनों लड़कियों को ये सब समझ में आ गया था। फिर भी वे दोनों काफी नर्वस थीं। दोनों फ्रेंड्स एक साथ ही 2 सीटों पर बैठी हुई थी और कुछ देर बाद एक एक कर कंपनियों के प्रेजेंटर वहां पर आए और बाकी सारे लोगों और स्टूडेंट्स के सामने उन लोगों ने अपना ऑफर रखा। रावी और नव्या भी काफी ध्यान से उन सारे लोगों की बातें सुन रही थी। रावी ने धीरे से नव्या के कान में कहा, यार, ये सारे तो 9 बजे टू 5 बजे की जॉब ऑफर कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी। ऐसे में हमारी पढ़ाई का क्या होगा? 1 महीने अगर मैंने पढ़ा नहीं तो मैं तो फाइनल एग्जाम में ही फेल हो जाऊंगी। रावी की बात सुनकर नव्या ने कहा, हाँ यार, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन अभी और भी ऑफर आने बाकी है, इसलिए तो थोड़ा आराम से बैठ। ऐसे बोलेगी तो फिर मेरी टेंशन भी और बढ़ जाएगी। हो सकता है हमारे लायक कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप का ऑफर भी हो। नव्या की बात सुनकर रावी ने भी बस इतना कहा, आई होप सो। थोड़ी देर बाद नव्या और रावी निराश और डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ सेमिनार हॉल से बाहर निकली। नव्या ने बहुत मायूसी से कहा, यार, इनमें से एक भी पार्ट टाइम इंटर्नशिप ऑफर नहीं कर रही है। ऐसे में हम क्या करेंगे? और इंटर्नशिप तो हमें करनी होगी, अब क्या करें? नव्या बहुत उदास हो गई थी। अगर इंटर्नशिप करेगी तो उसके पास कुछ पैसे आ जाते, बल्कि वो तो अब जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब करना चाहती थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी ताकि वो अपनी माँ को अपने ताऊजी के उस घर से आजाद कर सके। उसे पता था कि भले ही उसकी माँ उससे कह नहीं रही पर वो वहां पर ठीक नहीं है। रावी ने नव्या को सांत्वना देते हुए कहा, नव्या यार, तू टेंशन क्यों लेती है? अभी तो और ऑफर आएंगे, क्यों फिक्र करना? रावी की बात सुनकर नव्या ने कहा, अरे यार, कल तो एमबीए वालों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। उसमें तो हमारी एंट्री भी नहीं होगी। नव्या की बात सुनकर रावी ने कहा, अच्छा, मैंने देखा था कि कंपनी 2 दिन के लिए आ रही है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया था कि दोनों दिन अलग अलग क्लासेस के लिए है। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? सच में आज के सारे ऑफर्स में से एक भी हमें सही नहीं लगा। किसके लिए अप्लाई करेंगे? वो दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रही थी कि तभी साइड में अपनी क्लासमेट्स को उन दोनों ने बात करते हुए सुना। हाँ तो क्या हुआ अगर हमें कोई इंटर्नशिप ऑफर नहीं हुई? हम खुद से भी तो कहीं ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं जो हमारे हिसाब से हो। हाँ, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर नहीं आए, तो क्या वहां पर इंटर्नशिप के ऑफर नहीं होते होंगे? दूसरी लड़की ने कहा, हाँ,
वैसे भी कॉलेज वाली सारी कंपनी को इनवाइट नहीं करते या किसी के पास टाइम नहीं होता यहाँ विजिट करने का। उसकी बात पर पहली लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बात करते हुए वो दोनों नव्या और रावी के साइड से निकलते हुए आगे चली गई। उनकी बातें सुनकर नव्या और रावी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नव्या के लिए यह बात एकदम ही नई थी, इसीलिए उसने थोड़ा हैरान होते हुए रावी से पूछा, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? हम खुद से भी कंपनी सर्च करके वहां इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? रावी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन शिखा और रेनू बात कर रही है तो हो सकता है कि सही हो। मुझे भी बस अभी पता चला इस बारे में। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी, तो टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा हमारा भी। रावी की बात सुनकर नव्या ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन से अक्षत की कॉलेज ना आने की वजह से पार्थ काफी ज्यादा परेशान था और वो अक्षत को फोन कॉल भी कर रहा था, लेकिन अक्षत उसका फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गया था। तभी उसे कैंटीन की तरफ जाती हुई रावी और नव्या नजर आई तो वह भी उन दोनों के पीछे आ गया। उसे लगा था कि नव्या तो अक्षत के साथ उसके घर में ही रहती है, तो अक्षत कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? इस बारे में नव्या को तो पता होगा ही और वो यही बात पूछने के लिए उसके पीछे आ रहा था। नील अभी तक कॉलेज में नव्या को दिखा नहीं था, इस वजह से नव्या काफी टेंशन फ्री थी और एकदम आराम से चलते हुए कैंटीन की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज दी तो वह एकदम ही अपनी जगह पर रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, अब कौन बुला रहा है मुझे कहीं? नील। नव्या मन ही मन अपने आप से बात कर रही थी। तब तक रावी ने पीछे मुड़कर देख लिया था और वहां से आते हुए पार्थ को देखकर उसने कहा, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो नव्या का नाम लेकर? रावी ने नव्या और पार्थ के बीच में आकर खड़े होते हुए पार्थ की तरफ देखकर पूछा और ऐसे पूछते हुए उसने अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था और आंखें छोटी करके पार्थ की तरफ देख रही थी। पार्थ ने उसे साइड करते हुए कहा, ओ हेलो, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, नव्या से कुछ पूछना है, इसलिए बीच से हटो। इतना बोलते हुए पार्थ उसके साइड से निकलकर नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, नव्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पार्थ की बात सुनकर नव्या ने कहा, हाँ बोलो। तो पार्थ ने कहा, वो अक्षत के बारे में पूछना था। वो आ क्यों नहीं रहा है? कॉलेज में 2 दिन हो गए हैं और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। ऐसा क्या बिजी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पार्थ के पूछने पर नव्या ने कहा, अच्छा, फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे क्या? वो आजकल अपने पापा के साथ ऑफिस जाने लगे हैं। नव्या की बात सुन पार्थ ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सच में? तो नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और रावी के साथ वहां से आगे जाने लगी। तो पार्थ ने पूछा, कुछ हुआ था क्या घर पर? नव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मम, उनके पापा कुछ भड़के हुए थे, इसलिए उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। पार्थ ने सांस छोड़ते हुए कहा, ये ऐसा ही है, कुछ बताना ही नहीं होता है इसको, खुशी की हर चीज शेयर करता है और बात जब कोई सीरियस हो तो कुछ नहीं बोलता। वे तीनों अब कैंटीन आ गए तो नव्या ने अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी थी और कुछ देर बाद उसकी कॉफी आ गई तो वह पीने लगी। रावी ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी। पार्थ भी वहां बैठने को हुआ तो रावी ने उसे टोकते हुए पूछा, अरे तुम कहाँ, हम जूनियर्स के साथ बैठ रहे हो? चलो उठो तो यहाँ से। इस पर पार्थ ने रावी को देखते हुए कहा, अच्छा, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ओनली जूनियर्स अलाउड हैं और मुझे ज्यादा सिखाओ मत, और पहले तो सीनियर हूँ तुम्हारा, इज्जत से बात करो। पार्थ की बात सुन रावी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए सरकॉस्म से कहा, ओह, इज्जत? पार्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या? उन दोनों को देख नव्या ने बीच में कहा, आप दोनों ही शांत हो जाइए प्लीज। पार्थ ने नव्या से कहा, मुझसे क्या कहती हो? इस चश्मिश को चुप कराओ। अपने लिए चश्मिश सुनते ही रावी ने नव्या के हाथ से कॉफी छीन पार्थ के मुंह पर फेंकते हुए कहा, जोकर। ये कहते हुए अब वो वहां से उठ गई और पार्थ वो अपनी आंखें बंद किए खड़ा रह गया। इधर उन दोनों के बीच नव्या हैरानी से कभी पार्थ तो कभी रावी को देखने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि तभी पार्थ ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, मैं इस चश्मिश को छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए पार्थ जल्दी से रावी के पीछे भागा तो नव्या भी अपना बैग संभाले उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, पार्थ रुको। वहीं रावी ने उन दोनों की आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से से भरा पार्थ उसे अपने नजदीक आता दिखा। ये देख रावी ने अपना बैग पकड़ा और जल्दी से भागी तो पार्थ ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो भागते हुए चिल्लाया, रुको तुम, बैटरी कहीं की, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कहते हुए वो चिल्लाया और रावी के पीछे भागा। वहीं नव्या उन दोनों के पीछे पीछे भागी। अब हुआ ये था कि रावी अपना बैग संभाले सबसे आगे
उसके पीछे पीछे पार्थ और पार्थ के पीछे नव्या। सब लोग उन तीनों को देख रहे थे। तभी रावी जल्दी से गार्डन की तरफ भाग गई और ना जाने कहां गुम हुई कि पार्थ को वो कहीं नहीं दिखी। पार्थ ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल अपना फेस वॉश किया तो नव्या भी वहां भागते हुए आकर रुकी और उसने अपनी फूलती हुई सांसों को संभाल कर कहा, वो पागल है पार्थ, आप क्यों उसके मुंह लग रहे हैं? पार्थ ने गुस्से में कहा, मैंने क्या किया? उल्टा उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये कहते हुए पार्थ एक बार फिर उसे ढूंढने निकला तो नव्या ने अपना सिर पीट लिया। शाम के वक्त नव्या अपने रूम में थी और अक्षत अभी तक घर वापस नहीं आया था। उसका ध्यान अक्षत पर ही लगा हुआ था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतनी बेसब्री से अक्षत के वापस आने का इंतजार कर रही है। लेकिन आजकल अक्सर ऐसा होता था, जब अक्षत उसके आसपास नहीं होता था तो नव्या को बस उसका ही ख्याल रहता था और जब सामने होता था तो वह उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और अक्षत अंदर आया। नव्या उसे आता देख ठीक से बैठ गई तो अक्षत ने उसे देख अपनी टाई निकालते हुए पूछा, कॉल क्यों नहीं किया मुझे? तो नव्या ने धीरे से कहा, वो मैं भूल गई। अक्षत ने ताना मारते हुए कहा, भूल गई? या मेरे साथ आना नहीं था? नव्या ने उसकी बात सुन अब मुंह फुलाते हुए कहा, जो आप समझे। और क्यों आऊं मैं आपके साथ? आप बेवजह मुझे किस करते हैं? नव्या की बात सुन अपना कोट निकालकर बेड पर फेंकते हुए अक्षत ने जाकर नव्या को पकड़ते हुए कहा, बेवजह? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो तुम्हें भी मेरा किस करना बुरा नहीं लगता। नव्या ने हैरानी से अक्षत को घूरते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो अक्षत ने नव्या को धीरे से अपने पास खींच उसके चेहरे को अपने एक हाथ में लेकर उसके होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, वही जो तुमने सुना। नव्या ने अक्षत की बात सुन हकलाते हुए कहा, गलत है ये। अक्षत ने सीरियस होते हुए कहा, क्या गलत है इसमें? नव्या ने धीरे से कहा, हम दोनों की शादी असली नहीं है, और फिर मैं नील के साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ, हमारी शादी खत्म होते ही। नव्या ने इतना कहा ही था कि अक्षत गुस्से में चिल्लाया, बस। अक्षत ने नव्या को गुस्से में घूरते हुए कहा, जिस मंडप में हमारी शादी हुई वो मंडप असली था। उस मंडप में हम दोनों ने जो कस्में खाई वो असली थी। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा वो असली था। गले का मंगलसूत्र असली था। तो फिर हमारी शादी कैसे असली नहीं? नव्या ने अक्षत की बात सुनकर कहा, सब कुछ असली होते हुए भी तो नकली लगता है अक्षत। आप और मैं सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। आपके लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अक्षत ने गुस्से में नव्या पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नाम के ही सही पर पति पत्नी तो है ना। नव्या उसकी बात सुन उसे देखने लगी। वहीं अक्षत ने अगले ही पल नव्या के गर्दन को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब खींच लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों से जोड़ उसे किस करना शुरू कर दिया। नव्या ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की मगर सब व्यर्थ था। उसने कोशिश छोड़ दी तो अक्षत ने भी उसे यूं ही किस करते हुए वॉल से सटा दिया और उसे लगातार चूमते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों के साथ उलझा उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया। एक पैशनेट किस के बाद अक्षत रुका तो नव्या ने अपनी बहकती सांसों को काबू करते हुए अपनी आंखें भींच ली और अपना सिर पीछे वॉल से टिकाया कि तभी अक्षत ने एक बार फिर झुककर उसके निचले होंठ को अपने मुंह में लेकर कई बार चूमा। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में थे। अक्षत ने नव्या के होठों को छोड़ अब बारी बारी से उसके गालों को चूम नीचे बढ़ते हुए उसके गले को चूमा और जैसे ही और नीचे बढ़ने को हुआ तो नव्या ने बेलगाम हो चुके अपने धड़कते दिल पर लगाम कसते हुए कहा, अब नहीं, प्लीज। अक्षत उसकी बात सुनकर रुक गया और सीधे खड़े होकर नव्या के हाथों को छोड़ा था कि तभी उन दोनों को अपने रूम के डोर का खुला होने का एहसास हुआ। अक्षत ने पलटकर देखा तो ये उसकी भाभी अलका थी जो हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ी हुई थी और जैसे ही अक्षत की गुस्से से भरी आंखें उस पर पड़ी तो वो हड़बड़ा गई और उसने वहां से जाते जाते कहा, सॉरी, वो मैं। उसने इतना कहा और अब बस जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। असल में अलका को लगा था कि नव्या इस वक्त रूम में अकेली ही है तो क्यों ना चलकर उसे कुछ परेशान किया जाए। पर अब जब उसने अक्षत और नव्या को एक दूसरे के करीब देखा तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, ओह गॉड, ये दोनों, मुझे तो इन्हें देख लगा था कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं है। आह, ये दोनों तो मेरी सोच से भी आगे निकले। ऐसे तो दोनों जल्दी ही दादाजी को परदादा बना देंगे। रूम में नव्या ने अक्षत को दूर धकेला और खुद हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी कि वहां मौजूद टेबल से उसका पैर टकरा गया और वो दर्द से कराह उठी।
उसने नीचे बैठ अपना पैर पकड़ लिया और इधर अक्षत ने झट से उसे चोट लगते देख उसकी फिक्र करते हुए कहा, नव्या। उसने नव्या का हाथ पकड़ उसे अगले ही पल अपनी गोद में उठा लिया तो नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। अक्षत ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, देख नहीं रही हो, तुम्हें चोट आई है। इस पर नव्या ने भड़कते हुए कहा, हाँ तो, पैर टूटा नहीं है मेरा, चल सकती हूँ मैं, पर नहीं, आपको तो बहाना चाहिए मेरे करीब होने का, पता नहीं आपकी भाभी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। नव्या बोले जा रही थी पर उसके आखिर के शब्दों को सुन अक्षत को गुस्सा आ गया और उसने नव्या को बेड पर लगभग फेंकते हुए कहा, बहाने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे करीब होने के लिए, और हाँ भाभी क्या सोचेंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या भैया उन्हें किस नहीं करते? अगर मैं अपनी बीवी को किस कर भी रहा था तो इसमें कौन सा अलग कुछ कर रहा था? वो भी मैं अपने रूम में था, गलती उनकी है, वो नॉक करके आ सकती थी। अक्षत को खुद पर गुस्से में लगभग चढ़ते देख नव्या ने कहा, क्या कर रहे हैं? क्या मुझे अब खा ही जाएंगे गुस्से में? अक्षत ने नव्या को देख गुस्से में कहा, हाँ खा जाऊंगा। तो नव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो खा जाओ मुझे, मैं भी परेशान हो गई हूं। अक्षत ने नव्या की बात सुन उस पर झुकना चाहा तो नव्या ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? अक्षत ने नव्या को देख सीरियस होते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें खा जाऊं। नव्या ने ये सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, वो मैंने ऐसे ही गुस्से में कहा था। अक्षत को नव्या के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख अब हंसी आ गई और वो नव्या के बगल से वहीं लेट अपना पेट पकड़ हंसने लगा तो ये देख नव्या ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या? क्यों हंस रहे हैं? अगर मैं ना रोकती तो आप तो मुझे सच में खाने का प्लान बना रहे थे। अक्षत ने नव्या की बात सुन हंसते हुए कहा, ओह नव्या, तुम भी ना कभी कभी कैसी बेवकूफों वाली बात करती हो, तुम्हें खाने का मतलब तुम समझी नहीं। नव्या नासमझी में अक्षत को देखने लगी। उसे वाकई उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था पर उसकी बढ़ती हंसी देख उसे समझ आ गया था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए अगले ही पल उसने अक्षत को गुस्से में घूर उससे मुंह फेर कर कहा, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अक्षत उसके ऐसा करने पर हंसते हंसते अब चुप हो गया और बस एक टक उसे देखने लगा। अब तक का दिन के बीते समय में ये उसका सबसे अच्छा समय था। आजकल वो कुछ ज्यादा ही नव्या से करीब होने की कोशिश करने लगा था और साथ ही वो उसके लिए एक नया एहसास महसूस कर रहा था। अगली सुबह आज नव्या के लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन था, तो वह जल्दी ही तैयार हो गई थी। अक्षत अभी तक सो रहा था और नव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या करूं, इन्हें जगाऊं या फिर नहीं? रहने देती हूं। अगर ये जागने के बाद मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे तो मुझे ही लेट हो सकता है। इतना सोचते हुए नव्या ने एक नजर भरकर अक्षत की तरफ देखा और फिर उसे जगाए बिना ही खुद तैयार होकर कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने धीरे से दरवाजा भी बंद कर दिया। वो नीचे आई और सबसे पहले मंदिर में खड़ी होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उसने दादाजी को देखा और आगे बढ़कर उनके पैर छुए तभी दादाजी ने कहा, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो बेटा। दादाजी की बात सुनकर नव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, दादाजी, बस आपका आशीर्वाद ही तो चाहिए, फिर तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। वैसे भी मैं आज एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस वहां पर मेरा चयन हो जाए। नव्या आज रावी के साथ किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रही थी। असल में वो कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप करने की बजाय खुद ही इंटर्नशिप के लिए बाहर जा रही थी। वहीं उसकी बात सुन दादाजी ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आखिर तुम टॉपर जो हो अपने कॉलेज की, भला टॉपर को कौन सी कंपनी नहीं हायर करना चाहेगी? नव्या ने दादाजी की यह बात जैसे ही सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने कहा, लेकिन दादाजी, आपको ये बात कैसे पता? मैंने तो कभी आपको बताया नहीं। नव्या के सवाल का जवाब देते हुए दादाजी ने कहा, तूने नहीं बताया तो क्या हुआ, तेरा पति तो है ना, उसने बताया था कि तू कॉलेज में टॉपर है। वैसे ये तो अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए कि कितनी काबिल है मेरी बहू। नव्या मुस्कुराई और अब दादाजी के याद दिलाने पर जल्दी से घर से बाहर निकल गई। वहां से निकलने के बाद नव्या ने टैक्सी की और टैक्सी लेकर रावी के घर के पास वाली रोड तक पहुंच गई। वहां रावी पहले ही एकदम तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। नव्या ने टैक्सी से बाहर जाते हुए हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुलाया। रावी तुरंत ही आई और उसके साथ ही टैक्सी में बैठ गई। वे दोनों वहां से कंपनी के लिए निकल गई। टैक्सी वाले ने उन्हें कंपनी बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप किया और वहां से चला गया। वो कंपनी की बिल्डिंग बहुत ही शानदार बनी हुई थी और लगभग 20 मंजिला थी।
इतनी बड़ी बिल्डिंग तो उन दोनों लड़कियों ने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी और पहली बार ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाने वाली थी। इसलिए वे दोनों काफी नर्वस थी। नव्या को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला एकदम सूख गया है। उसने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, यार, ये तो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। मुझे लगता है ये काफी बड़ी कंपनी है। हम लोगों को यहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा तो ना? नव्या की बात सुनकर रावी ने कहा, यार, तुम तो इतने बड़े घर में रहती हो, तुझे तो फिर भी आदत होगी। मेरा सोचो, वही छोटा सा 2 कमरों का घर है। मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मेरा तो पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कहीं एंट्री गेट से हमें वापस ना भगा दे। रावी को घबराया हुआ देख नव्या बोली, अरे नहीं यार, वो घर मेरा थोड़ी ना है। वो तो अक्षत का घर है। मैं तो बस वहां कुछ दिनों के लिए। नव्या ये बोलते बोलते रुक गई। उसे सोचकर ही बुरा लगने लगा था, वो वाकई बस थोड़े दिनों की मेहमान है अक्षत के घर में। नव्या और रावी एंट्री गेट से अंदर आ गईं। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने उन दोनों की तरफ देखा। दोनों काफी अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थी, तो वे प्रोफेशनल लग रही थी। इसलिए गार्ड समझ गया कि वे वहां काम के लिए आए हैं, क्योंकि उस कंपनी में इतने सारे लोग काम करते थे। वहां का स्टाफ भी काफी अलग अलग तरह का था। उनमें से ही एक गार्ड ने उन दोनों को अंदर जाने दिया। अंदर आते ही वे दोनों लिफ्ट पर आए। उन्हें 6th फ्लोर पर जाना था। लिफ्ट के अंदर आते ही नव्या ने फ्लो का बटन दबा दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जो भी हो, उसे यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाए ताकि उसे और इधर उधर भटकना न पड़े। रावी भी यही सोच रही थी। कुछ देर बाद डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए नव्या लिफ्ट से बाहर निकली। वे दोनों ऑफिस में आईं और चारों तरफ नजर घुमाकर ऑफिस का इंटीरियर देखने लगी। ऑफ वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर था। वहां की खिड़कियां और दरवाजे भी एकदम क्लासिक थे। सब कुछ एकदम चमक रहा था, जैसे कि नया बना हो। वहां साफ सफाई के लिए कई लोग लगे हुए थे। अभी सुबह का समय था, तो सारा काम चल रहा था। पूरा ऑफिस भरा हुआ नहीं था, सिर्फ कुछ ही लोग आए हुए थे। ऑफिस के अंदर आते हुए नव्या और रावी दोनों को समझ नहीं आया कि किससे अपनी इंटर्नशिप के बारे में पूछें। उन्हें बस एक नाम पता था, मिस्टर श्याम, जो वहां के मैनेजर थे और उसने ही उन दोनों को यहां पर आने के लिए फोन किया था। रावी ने धीरे से नव्या के कान में कहा, यार, हमें तो सिर्फ फोन कॉल आया था, कैसे पता चलेगा यहां पर मिस्टर श्याम कौन है? किससे बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। रावी की बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, वह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अंदर चलो, किसी से पूछ लेंगे। इतना बोलते हुए दोनों ने अंदर जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी एक लड़की ने उन दोनों की तरफ आते हुए कहा, यस, किससे मिलना है आप लोगों को? उस लड़की के इस तरह सामने से पूछने पर उन दोनों ने ही राहत की सांस ली और खुश होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। रावी ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, वो हम दोनों यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए हैं। जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, उसके लिए हमने अप्लाई किया था और कल शाम को हमें यहाँ से मिस्टर श्याम का कॉल आया था। उन्होंने ही हमें टाइम और एड्रेस बताया था यहाँ आने के लिए। रावी ने जैसे ही मिस्टर श्याम का नाम लिया, वो लड़की तुरंत ही उन दोनों को पहचान गई और उसने कहा, अच्छा, आपको श्याम सर ने बुलाया है, आइए, मेरे साथ आइए। इतना बोलकर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर चली गई और एक केबिन के अंदर बिठा दिया। वहां फिलहाल कोई भी नहीं था। उसने उन दोनों को वहीं वेट करने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट के बाद एक आदमी अंदर आया। उसने नॉर्मल फॉर्मल वेयर पहने हुए थे और देखने में भी वह ठीक ठाक सा ही लग रहा था। नव्या और रावी दोनों ने ही नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने आते ही तुरंत पूछा, नव्या कौन है आप दोनों में से? उसने सिर्फ नव्या का नाम लिया तो रावी और नव्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन दोनों के ऐसे देखने पर मिस्टर श्याम ने तुरंत ही अपनी बात संभालते हुए कहा, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मिस नव्या का इंटरव्यू पहले होगा और फिर रावी जी आपका। ये सुनकर रावी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वापस अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि नव्या अपनी जगह से उठकर आगे आई और उस आदमी की टेबल के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। नव्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने नव्या की फाइल चेक करते हुए कहा, इम्प्रेसिव, आपके तो मार्क्स काफी अच्छे हैं। मिस्टर श्याम नव्या की रिकॉर्ड फाइल देख काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहे थे। ये देख नव्या ने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली। तभी मिस्टर श्याम ने कहा, आइए मेरे साथ। नव्या ने उसकी बात सुन थोड़ा हैरानी से पूछा, जी? तो मिस्टर श्याम ने कहा, आपका इंटरव्यू खुद बॉस लेंगे।
नव्या ये सुनकर ही झेप गई, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, ओके सर। वो रावी को एक नज़र देख मैनेजर के साथ साथ चली गई। मैनेजर ने उसे एक केबिन के पास छोड़ते हुए कहा, आप अंदर जा सकती हैं। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और सकुचाई सी केबिन का डोर पकड़ आगे बढ़ी तो उसने डोर ओपन करते हुए पूछा, मे आई कम इन सर। अंदर केबिन में बैठे शख्स ने कहा, हम्मम। तो नव्या धीरे से अंदर आई। उसने अपनी चेयर घुमाकर बैठे शख्स को देखा, जिसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ बोला नहीं तो नव्या ने ही हिचकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैंने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। श्याम सर ने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। नव्या की बात सुन उस शख्स ने कहा, अच्छा तो एक काम करो, तुम ही बताओ, क्या पूछूं मैं तुमसे। नव्या उस शख्स के इस सवाल पर चौंकी और उसने मन ही मन कहा, कैसा बॉस है, अब ये भी मैं बताऊंगी। नव्या ने सब छोड़ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं क्या बोलूं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो उस शख्स ने पूछा, हम्मम, तो बताओ तुम शादीशुदा हो। नव्या ने हैरानी से कहा, हाँ। उस शख्स ने अगला सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तुम्हारी क्या राय है अपने पति के बारे में। नव्या ने जैसे ही ये सवाल सुना उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या ये बॉस पागल हो चुका है, इसको क्या करना मेरे पति से। तभी नव्या को कुछ खटका और उसने खुद से कहा, एक मिनट, ये आवाज। नव्या अभी इतना सोच ही पाई थी कि उसके सामने बैठा शख्स अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ घुमा और जैसे ही नव्या के सामने मुड़ा तो उसे देख नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो चिल्लाई, आप। अक्षत नव्या को देख मुस्कुराया और उसने अगले ही पल नव्या को चिल्लाते देख उसे डांटते हुए कहा, मुंह बंद करो अपना, बस चिल्लाने का मौका मिलना चाहिए। नव्या ने उसकी बात सुन अपना खुला हुआ मुंह बंद कर एक बार फिर उसे खोल धीरे से पूछा, तो आप इस कंपनी के बॉस हैं। नव्या की हैरानी देख अक्षत ने खड़े हो घमंड में इतराते हुए कहा, कोई शक। तो नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। ये देख अक्षत ने कहा, क्या हाँ, शक है तो दूर करो, मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने से पहले कंपनी का नाम भी पता नहीं किया क्या। नव्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अप्लाई मैंने नहीं, रावी ने किया था। अक्षत मुस्कुराता हुआ नव्या के पास आया तो नव्या ने जल्दी से पलट कर जाना चाहा कि अक्षत ने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़ते हुए पूछा, कहाँ भाग रही हो। इस पर नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, जा रही हूँ यहाँ से, घर में आपको झेलती हूँ, ये काफी नहीं है जो अब बाहर भी आपको झेलूं, मुझे कोई इंटर्नशिप नहीं करनी। नव्या की बात सुन अक्षत ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं करनी, तुम्हें करनी पड़ेगी। नव्या ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, ये क्या जिद हुई भला। अक्षत ने नव्या को कमर से पकड़ उसे अपने बिल्कुल नजदीक खींचते हुए कहा, मुझे जिद है, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो, आज से तुम यहां पर ही इंटर्नशिप करने वाली हो। नव्या ने झट से कहा, मैं नहीं करने वाली, जहां आप होंगे वहां तो बिल्कुल नहीं, पूरे टाइम मुझ पर गुस्सा करते रहेंगे। ये कहते हुए नव्या ने खुद को अक्षत से छुड़ाना चाहा था कि अक्षत ने नव्या को वहां वॉल से सटा उसे अपने और वॉल के बीच घेरते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम यहां मेरे साथ ही रहोगी, मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो तुम, और मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सच्ची, तुम कहो तो तुम्हें प्यार करूंगा। अक्षत ने जैसे ही ये बात कही तो नव्या ने पूछा, क्या कहा। अक्षत ने अपनी अभी अभी कही हुई बात को याद कर दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और फिर नव्या से कहा, अरे मेरा मतलब है कि गुस्सा नहीं करूंगा, और अब नखरे बंद करो, तुम्हारे लिए ही मैंने इतने पापड़ बेले हैं, पार्ट टाइम इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ किया है, और अब तुम ही। नव्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या पापड़, कब बेले। उसकी बात सुन अक्षत ने अपनी आंखें भींच ली। वो क्या कर रहा था, सब सच उगल रहा था नव्या के सामने। सच तो ये था कि नव्या को यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए बुलाना, उसे पार्ट टाइम इंटर्नशिप ऑफर करना, ये सब कुछ अक्षत का ही काम था। उसने ही रावी और नव्या की क्लासमेट के थ्रू इन दोनों को यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए बुलवाया था। असल में पूरी बात यह थी कि अक्षत नव्या को नील से दूर रखना चाहता था, उसे अपने सामने रखना चाहता था जिससे कि नील नव्या से ना मिले। अब वो ये सब क्यों कर रहा था यह वह भी नहीं जानता था, पर हाँ, वह नव्या को फुल टाइम अपने सामने रखना चाहता था। अक्षत नव्या को अपने और वॉल के बीच में दबाए हुए था कि तभी उसकी नजर नव्या के होठों पर पड़ी, जिन्हें देख अक्षत एक बार फिर मुस्कुराता हुआ नव्या के होठों पर झुकने लगा था कि तभी अचानक से अक्षत के केबिन का डोर खुला तो डोर खुलने की आवाज सुन नव्या हड़बड़ा गई। वहीं अक्षत उसने सामने देखा तो वो अपने सामने खड़े इंसान को देख चिढ़ गया। नव्या और अक्षत इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हुए थे।
अक्षत नव्या पर पूरी तरह से झुका हुआ था और उसकी नजरें नव्या के होठों पर ही टिकी थीं। वो और करीब जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसके केबिन का दरवाजा एकदम से खोल दिया, जिसकी वजह से नव्या और अक्षत दोनों ही अपनी गर्दन मोड़कर उस तरफ देखने लगे और वहां सामने खड़े शख्स को देखकर दोनों एकदम हैरान रह गए। नव्या तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई और उसने तुरंत ही अक्षत के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेला और एकदम सीधी होकर खड़ी हो गई। नव्या काफी एम्बेरेस्ड होकर इधर उधर देखने लगी और तभी अक्षत ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, भैया आप। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि अक्षत का बड़ा भाई रक्षित खड़ा हुआ था। अक्षत को अपने बड़े भाई के इस तरह केबिन में अचानक आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वो भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। लेकिन उसने यह बात को अपने चेहरे पर नजर नहीं आने दी और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, भैया आप यहाँ पर। उसकी बात सुनकर रक्षित, जो उन दोनों का ऐसा चेहरा ऑफिस में देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, थोड़ा सदमे में था। फिर अक्षत के 2 बार पूछने पर उसने कहा, हाँ मैं यहाँ पर ही इसी ऑफिस में होता हूँ। तुम्हें अभी पता नहीं है क्योंकि तुमने ऑफिस अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है ना। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम अपनी वाइफ को भी अपने साथ ऑफिस लेकर आओगे। क्या तुम दोनों को घर में समय नहीं मिल रहा या थोड़ी सी भी जुदाई तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं। रक्षित ने यह बात बोलते हुए एक नज़र नव्या की तरफ देखा और केबिन के अंदर आया। नव्या उसकी ऐसी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और वह चाहती भी नहीं थी कि अक्षत उसके नजदीक आए, लेकिन अक्षत अब भी उसकी बात नहीं मानता था। जैसे ही रक्षित दरवाजे से हटा, नव्या तुरंत केबिन से बाहर भाग गई और उसे इस तरह बाहर जाते देख अक्षत फिर से उस तरफ देखने लगा। रक्षित ने उसे ताना मारते हुए कहा, कुछ तो शर्म कर ले आशु, तू ऑफिस में है अभी। इतना भी क्या प्यार है तुझे अपनी बीवी से? क्या मेरी और यहाँ पर काम करने वाले बाकी लोगों की वाइफ नहीं है? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उतावले हो एक दूसरे को लेकर। रक्षित ने उन दोनों को इस तरह से ऑफिस में करीब होते देख नाराजगी जाहिर की तो अक्षत ने एक नज़र अपने भाई को देख अब वापस डोर की तरफ देखा। नव्या जिस तरह वहां से भागते हुए गई थी, अक्षत सोच रहा था कि कहीं वह ऑफिस से बाहर न चली जाए और फिर वह उसे यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए नहीं मना पाएगा। ये सारी बातें दिमाग में आते ही अक्षत ने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, भैया सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलते हुए अक्षत वहां रुका नहीं और वहां से बाहर निकल गया। रक्षित बिजनेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बात करने आया था, लेकिन अक्षत ने उसकी बात नहीं सुनी और इस तरह अपनी बीवी के पीछे ही चला गया। रक्षित ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर नहीं पाया, अपना गुस्सा पीकर रह गया। वहीं दूसरी तरफ अक्षत नव्या को मनाने के लिए भागते हुए उसके पीछे आया। वो इस वक्त नव्या से ही बात करना चाहता था, लेकिन नव्या सीधे वहां आ गई जहां रावी पहले से ही अपने इंटरव्यू का नंबर आने के इंतजार में बैठी हुई थी। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नव्या ने वहां आते ही उसे अक्षत के बारे में पूरी बात बता दी और यह भी कि यह अक्षत के डैड की ही कंपनी है और नव्या को अब वहां पर इंटर्नशिप नहीं करनी है, इसलिए वह रावी को वहां से चलने के लिए बोल रही थी। नव्या ने रावी का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा करते हुए बोली, चल अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मुझे यहाँ काम नहीं करना, यह अक्षत की कंपनी है। रावी ने उसे समझाने की कोशिश शुरू ही की थी कि तभी दरवाजे के पास से आवाज आई, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, तुम तो काम में प्रोफेशनल होना, जो यहाँ से जाते ही तुम्हें कहीं और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। समझाओ कुछ अपनी इस बेवकूफ फ्रेंड को। ये किसी और की नहीं बल्कि अक्षत की आवाज थी और उसे देखते ही नव्या तुरंत अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गई। इस वक्त नव्या अक्षत का सामना नहीं करना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ, उसके लिए पूरी सिचुएशन बहुत ही एम्बेरेसिंग थी। नव्या अक्षत के चेहरे की तरफ भी नहीं देख रही थी, वो इधर उधर देख रही थी और तभी अक्षत आगे आया और उसने कहा, कहाँ भाग रही हो तुम? बताओ क्यों नहीं करनी तुम्हें यहाँ पर इंटर्नशिप जब मैं तुम्हें सारे ऑफर तुम्हारे हिसाब से दे रहा हूँ, फिर भी इतने नखरे दिखा रही हो? अक्षत को ऐसे अंदर आते देख रावी को भी अब नव्या की बात पर पूरी तरह से यकीन हो गया और अक्षत की बात सुनकर उसने कहा, अक्षत सर, यह आपकी कंपनी है। सॉरी, हमें पहले पता नहीं था। रावी को खुद भी नहीं पता था कि वो इस तरह अक्षत को सॉरी क्यों बोल रही थी। लेकिन तभी अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नहीं, मेरे पापा की कंपनी है। वही तो मैं समझा रहा था, इस लड़की को तुम्हारे सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर क्यों सिर्फ मेरी वजह से यह इस इंटर्नशिप का इतना अच्छा मौका गंवा रही है। नव्या की तरफ देखते हुए अक्षत ने ये सारी बातें कहीं तो नव्या सिर्फ इतना बोली, नहीं, मैं कहीं और देख लूंगी।
मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर काम करने की। नव्या ने बड़ी मुश्किल से इतना बोला, लेकिन जैसे ही उसने यह बात दोहराई, अक्षत को काफी गुस्सा आया। लेकिन इस वक्त रावी वहां पर थी, तो अक्षत ने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और रावी की तरफ देखकर बहुत ही इत्मीनान से कहा, रावी, देखो, तुम लोगों को 5 घंटे की इंटर्नशिप चाहिए। मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सैलरी होगी वह भी तुम लोगों को ज्यादा मिलेगी। बाकी इंटरनेट से, और अगर कॉलेज की वजह से कभी लेट हो जाती हो तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, और एग्जाम टाइम में छुट्टी चाहिए होगी तो मैं वो भी दिलवा दूंगा। इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो तुम लोग मुझे बोल सकती हो। देखो, इतना अच्छा ऑफर तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। रावी को लालच देकर अपनी तरफ करने के लिए अक्षत यह सारी बातें बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी नव्या पर ही टिकी थी। नव्या को भी अच्छी तरह से पता था कि अक्षत उसकी तरफ ही देख रहा है, इसीलिए वह नजर उठाकर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वही अक्षत का ऐसा ऑफर सुनकर रावी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और उसका मन कर रहा था कि जब उसकी वजह से उन दोनों को ही जॉब मिल रही है, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट और कंडीशन सब मानी जा रही है, तो फिर क्यों नहीं। इसलिए उसने अक्षत से कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये ऑफर दिया। मैं तो रेडी हूं यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए। रावी ने जैसे ही यह बात बोली तो अक्षत एकदम से बोला, नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम दोनों को ही यह ऑफर मिला है क्योंकि 2 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम दोनों हाँ बोलोगी तो ही तुम दोनों को ये जॉब मिलेगी, नहीं तो हम अलग से किसी और 2 लोगों को हायर कर लेंगे। अक्षत ने जैसे ही यह बात बोली तो रावी का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन फिर उसने अपने मन में ठान लिया कि कैसे भी वो नव्या को राजी करके रहेगी। तभी अक्षत ने कहा, मनाओ अपनी दोस्त को, इसमें तुम दोनों का ही फायदा है। अब देख लो, ऐसे बेवकूफी करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतना बोलकर अक्षत अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां से बाहर चला गया। नव्या ने उसकी सारी बातें सुनी थी और अक्षत के वहां से जाते ही रावी तुरंत ही नव्या की तरफ घूम गई। नव्या ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तू मुझे मनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो अक्षत सर तुम्हें इन्फ्लुएंस करके गए हैं। मुझे पता है तुम बहुत जल्दी मान जाती हो, लेकिन मैं नहीं। इतना बोलते हुए नव्या अपना सिर हिलाने लगी और तभी रावी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार प्लीज, तू तो जानती है मुझे कितनी जरूरत है इस इंटर्नशिप की। आगे हमारी मिलने वाली जॉब में भी हमारे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बस इसीलिए यार, क्यों मना कर रही है तू? तेरे लिए भी तो इतना अच्छा मौका है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हमें यहाँ पर और सब कुछ हमारे हिसाब से है। फिर भी सिर्फ अक्षत सर की वजह से तू क्यों ऐसा कर रही है? रावी के ये सब बोलने पर नव्या थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई और रावी लगातार कुछ न कुछ बोलते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार सारी बातों पर गौर करते हुए नव्या भी इस बात के लिए मान गई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं होगा और हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, ठीक है? नव्या ने जैसे ही इतना कहा, रावी ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया और खुश होती हुई बोली, चल ठीक है, फिर हम अक्षत सर को इस बारे में इन्फॉर्म करके आते हैं। हो सकता है आज से ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाए या फिर कल से। रावी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, तो नव्या को भी उसके साथ वहां से जाना पड़ा। भले ही वो अक्षत के केबिन की तरफ नहीं जाना चाहती थी और ना ही उसका सामना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने यहाँ पर काम करने का डिसीजन ले ही लिया था, तो उसे पता था कि अब तो उसे रोज ही अक्षत का ऑफिस में भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक गहरी सांस लेते हुए वह भी रावी के साथ अक्षत के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो दोनों अक्षत के केबिन तक पहुंची और जब वे वहां पर पहुंची और दरवाजा नॉक करने ही वाली थी कि तभी रावी ने नव्या को टोकते हुए कहा, यार तू नॉक क्यों कर रही है? तू तो उनकी वाइफ है, ऐसे ही जा सकती है। ये कहते हुए रावी ने अब खुद डोर ओपन कर नव्या को अंदर खींचा तो दोनों लड़कियां आगे बढ़ी और खुले हुए दरवाजे से उन्होंने जैसे ही अंदर देखा तो वहां पर अक्षत किसी लड़की के गले लग कर खड़ा हुआ था। उस लड़की ने ब्लैक कलर की 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए नव्या और रावी दोनों को सिर्फ अक्षत का खुश और मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उस लड़की का चेहरा वे दोनों नहीं देख पाई, लेकिन नव्या वो तो ये सब देख अपनी जगह पर ही जड़ हो गई कि अक्षत इस तरह किसी और लड़की के गले लगा हुआ था, वह भी ऑफिस में। नव्या की मुठियां एकदम कसकर बंद हो गईं। उसे खुद भी पता नहीं चला कि ऐसा कब हुआ और उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। और ये लड़की है कौन? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया।
अक्षत को इस तरह किसी और लड़की के गले लगा हुआ देख पता नहीं क्यों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वो लड़की आखिर है कौन जिसके गले लगकर अक्षत इतना खुश था। लेकिन फिलहाल ये सब सोचने के अलावा नव्या और कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जानबूझकर वो अपनी जगह से थोड़ा और आगे आई। रावी भी काफी हैरान लग रही थी और उसने भी नव्या को फॉलो किया। उसके अंदर आने की आहट सुनकर अक्षत ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और जो लड़की उसके गले लगी हुई थी वो लड़की भी अक्षत से दूर होकर उसकी साइड में ही खड़ी हो गई और दरवाजे से अंदर आती नव्या और रावी की तरफ ही देखने लगी। नव्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए अक्षत से कहा, ओह आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने आई थी। उसकी आवाज सुनते ही अक्षत ने नजर उठाकर देखा और नव्या को वहां देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन नव्या को ऐसा लगा जैसे वो उस लड़की की वजह से ही इतना खुश था, इसलिए नव्या ने ध्यान नहीं दिया। इधर अक्षत के पास खड़ी लड़की ने नव्या को टोकते हुए कहा, वैसे तुम्हें इतने बेसिक मैनर भी नहीं पता कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। उस लड़की की बात सुन अक्षत चुप रहा। वहीं नव्या ने कहा, सॉरी मैम, आगे से याद रखूंगी। ये कहते हुए नव्या अक्षत के सामने आई और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना और रावी का ज्वाइनिंग लेटर, जिस पर उसने पहले से ही साइन कर दिया था, वो अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये रहा हमारा ज्वाइनिंग लेटर। अब आप हमें बता दीजिए आगे क्या प्रोसेस है और हमें कब से ज्वाइन करना है। नव्या ने जैसे ही यह बात बोली और वह वहां पर इंटर्नशिप में ज्वाइन होने के लिए मान गई थी, यह बात सुनकर अक्षत का मन कर रहा था कि खुश होकर वो उसे कसकर गले लगा ले, लेकिन उस लड़की और रावी दोनों के वहां पर होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया और उसने काफी प्रोफेशनल टोन में कहा, ओके इट्स वेरी गुड डिसीजन, यह मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन तुम दोनों अब मिस्टर श्याम से बात कर लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, सारा प्रोसेस। वैसे भी अभी मैं बिजी हूं। ये कहते हुए अक्षत उस लड़की की तरफ मुड़ा तो उसके साइड में खड़ी वो लड़की नव्या और रावी की तरफ देखकर अब अक्षत से बोली, ओह गॉड अक्षत, बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इतना भी नहीं पता कि अपने बॉस के केबिन में जाने से पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए। ये दोनों तो इस तरह ही अंदर आ गई। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए यह बात कही तो नव्या को उस पर थोड़ा गुस्सा आया और रावी को भी उसकी बात बुरी लगी, इसलिए वो उस लड़की की बात का जवाब देते हुए बोली, मैम मैंने कहा ना, सॉरी, सबसे पहली बात अभी हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं और दूसरी बात इन्होंने खुद हमें यहाँ पर आने के लिए बोला था, अभी कुछ मिनट पहले तो हम खुद से नहीं आए हैं। ओके। उसकी बात के जवाब में वो लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही नव्या ने एक बार फिर चिढ़ते हुए कहा, हाँ और वैसे भी तुम कौन होती हो ये बोलने वाली, ये तुम्हारा ऑफिस तो नहीं है ना। ओह गॉड अक्षत कुछ बोलो इन लोगों को, और ऐसे लोगों को तुम काम पर रख भी कैसे सकते हो, इनकी वजह से तो बहुत नुकसान होगा तुम्हें, इनके बात करने का अंदाज तो देखो जैसे कि कंपनी के बॉस ये हो। अक्षत अपने साइड में खड़ी हुई लड़की को समझाते हुए बोला, रिलैक्स अहाना, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो और वह सही बोल रही है, मैं ही उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इन दोनों से मिला था, तो इट्स ओके। अहाना ने अक्षत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो फिर इट्स फाइन। नव्या का तो पता नहीं पर अब मन खराब हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से बाहर आ गई। लेकिन रावी ने वहां पर रुककर अक्षत से कहा, थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। रावी की बात के जवाब में अक्षत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, और तुम दोनों के मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें यह इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। अक्षत के तारीफ करने पर रावी एकदम खुश हो गई और फिर उसे दोबारा से थैंक्स बोलकर वह भी नव्या के पीछे पीछे ही वहां से बाहर निकल आई और फिर जैसा कि अक्षत ने उन्हें कहा था वो दोनों ही मैनेजर मिस्टर श्याम के केबिन की तरफ बढ़ गए। कुछ घंटों बाद शाम का वक्त, अक्षत ऑफिस से घर वापस आया और इंटर्नशिप के बारे में नव्या से बात करने के लिए सीधे अपने रूम की तरफ गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि नव्या रोज की तरह ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। अक्षत को पता नहीं क्यों कुछ और ही उम्मीद थी, इसलिए वो काफी डिसअपॉइंट लगने लगा नव्या को इस तरह पढ़ाई करते हुए देखकर। अक्षत ने उसके पीछे आकर खड़े होते हुए कहा, क्या बोरिंग इंसान हो तुम, आज तुम्हारी इंटर्नशिप फाइनल हो गई, कम से कम थोड़ा तो सेलिब्रेट कर लो, पढ़ाई ही कर रही हो आज भी। अक्षत की बात सुन नव्या ने कहा, सिर्फ इंटर्नशिप फाइनल हुई है, अभी जॉब मिली नहीं है। ये कहते हुए नव्या अब फिर से अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई। अक्षत को भी थोड़ा अजीब लगा और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नव्या आज कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। अक्षत ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है?
नव्या चुप रही, उसने अक्षत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अक्षत ने एक बार फिर उससे पूछा, आज तुम साइलेंट मोड पर कैसे हो, कोई जवाब नहीं दोगी? अक्षत ने उसके एकदम सामने आकर जैसे ही यह बात बोली तो नव्या ने फ्रस्ट्रेशन में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर उसने अपने सामने खड़े अक्षत की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, हाँ तो क्या करूं मैं, क्यों जवाब दूं? वैसे भी इंटर्नशिप कौन सा मेरी फेवरेट जगह पर मिली है मुझे जो मैं सेलिब्रेट करूं, वह तो बस मुझे करनी पड़ रही है। नव्या ने काफी चिढ़ते हुए ये सारी बातें बोली तो अक्षत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसके प्रेशराइज करने पर ही नव्या ने वहां पर ज्वाइनिंग की है, नहीं तो अक्षत को देखने के बाद उसने पूरी तरह से मन बना लिया था वेट अक्षत के पापा की कंपनी से कहीं और जाने का, लेकिन अक्षत ने उसे जाने नहीं दिया। इतना बोलकर नव्या ने दोबारा से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो अक्षत को भी काफी बुरा लगा और वह आगे कुछ बोलते ही वाला था कि उससे पहले ही उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने देखा कि नव्या उसकी तरफ देखा तक नहीं रही थी। तो एक गहरी सांस लेते हुए अक्षत ने अपना मोबाइल फोन निकाल कॉल रिसीव किया और वही साइड में जाकर फोन पर बात करने लगा। फोन कॉल रिसीव करने के बाद से ही अक्षत एकदम खुश लगने लगा था और काफी ज्यादा स्माइल करते हुए वो बात कर रहा था और कॉल पर बात करते हुए बीच बीच में वो हंस रहा था, इस तरह से जैसे कि दूसरी तरफ से कोई उसे बहुत ही फनी जोक सुना रहा हो। नव्या भले ही अपनी जगह पर बैठी थी लेकिन उसके कान अक्षत की तरफ ही लगे हुए थे और वो उसकी फोन कॉल पर चल रही बात सुनने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसा करते हुए उसने अपनी कुर्सी भी थोड़ी सी अक्षत की तरफ ही खिसका ली थी और अपना चेहरा आगे लाकर वो पूरी बात भी सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर खड़े अक्षत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो नव्या एकदम ही हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी, इस तरह जैसे कि वो अक्षत को नहीं बल्कि कहीं और देख रही थी, लेकिन अक्षत उसे ऐसा करते देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो फोन कॉल पर बात करता रहा। अक्षत ने फोन कॉल पर कहा, अच्छा ठीक है तुम बोल रही हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूं, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद अक्षत फिर से बोला, हाँ हाँ मैं घर पहुंच गया हूं अहाना, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, इसलिए तो मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। हाँ ठीक है मिलते हैं कुछ ही देर में, बाय। अहाना नाम सुनते ही नव्या के कान खड़े हो गए और उसने खुद से सवाल करते हुए पूछा, ये अहाना अक्षत को कहाँ बुला रही है, और पहली बात तो कौन है ये अहाना? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।